गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि अभी तक हम लोगों ने आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट रेशियो के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि ठीक है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट या इन्वॉल्यूट गियर कैसे वर्क करता है। ठीक है, इन्वॉल्यूट गियर की एनालिसिस पढ़ ली थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि अगर इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस एक नया टॉपिक है। ठीक है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि इससे पहले जब मैंने तुम्हें आप लोग को सबको बताया था कि जब भी इन्वॉल्यूट के कोई भी दो गियर्स हैं अगर एक दूसरे से मेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक इन्वॉल्यूट गियर से एक दूसरे के मेट कर रहे हैं, तो जब भी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के साथ मेटिंग होगा, ये हम चाहते हैं हमेशा। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि बेस सर्कल के नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है। ठीक है, वो नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है। और जब भी कोई इन्वॉल्यूट प्रोफाइल किसी एक गियर का इन्वॉल्यूट प्रोफाइल उस प्रोफाइल में जाके मेटिंग करता है, उस प्रोफाइल में अगर वो जाता है मेटिंग करता है, तो उसको हम कहते हैं उस चीज़ को, उस फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। उससे होता क्या है कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का जब नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल से जब मेटिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि इरोजन और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गियर के तीत के साथ स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का कनेक्शन बनता है, ठीक है, मेटिंग होती है, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने यहाँ देखो ये फिगर, ये कब होता है जब आर ए क्या है, एडेंडम रेडियस। आर ए क्या है यहाँ पे, आर ए क्या है, एडेंडम रेडियस। आर ए क्या है, एडेंडम रेडियस। एडेंडम रेडियस की ओ टू एम क्या है, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ओ टू एम, पीछे जाओ, पीछे वाले फिगर में जहाँ पे एनालिसिस की थी मैंने, ओ टू एम देखो, ओ टू ये तुम्हारा एडेंडम है, ठीक है, ये तुम्हारा एडेंडम है, ठीक, इसके नीचे बेस सर्कल है। अगर ये तुम्हारा पिनियन, ठीक है, इस पिनियन का जो ये एडेंडम सर्कल है ओ टू एम तुम्हारा यहाँ, इसकी भी अगर पीछे आता है, मतलब इसका जो रेडियस होता है इससे भी आगे जाता है, तो उस केस में क्या होगा, बेस सर्कल के नीचे इस गियर के अंदर तो नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो एडेंडम पोर्शन है, ये जो पिनियन का एडेंडम पोर्शन है, वो तुम्हारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होगा। तो इन दोनों के बीच में जब भी मैटिंग होगी यहाँ पे, वहाँ पे हमारा सिचुएशन आ जाएगा इंटरफेरेंस का। ठीक, उसी तरह जब ये लाइन, जब यहाँ ओ टू एन जब इससे ज़्यादा हो जाएगा, बेस सर्कल के भी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी फिर इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बेस सर्कल के नीचे ये पिनियन का नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल आ जाएगा और इसका ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, दोनों के बीच में मैटिंग होगी, तो वो फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक इसको एक्सटेंड करने पे कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, ओ टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ऑफ पिनियन विल टच, पहला लाइन पढ़ोगे, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ऑफ पिनियन विल टच नॉन इन्वॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन ऑफ गियर। ठीक है, नॉन इन्वॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन ऑफ गियर। ठीक है, उससे क्या होगा, इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट कनेक्शन होगा। लॉ ऑफ गियरिंग हमेशा क्या कहते हैं कि इन्वॉल्यूट पोर्शन के साथ गियरिंग करेगी। लॉ ऑफ गियरिंग इज़ नॉट टू बी सेटिस्फाइड। और होगा क्या, इससे बेसिकली होता क्या, फिजिकली कंडीशन में क्या होता है कि इन्वॉल्यूट टिप ऑफ द पिनियन विल रिमूव सम मटेरियल फ्रॉम नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन ऑफ गियर, एंड दिस रिमूवल ऑफ मटेरियल इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड अंडरकटिंग। ठीक है, एंड होल फिनोमिना इज़ नोन एज इंटरफेरेंस। ठीक है, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और सिमिलर होगा, ये तो हमने पिनियन के केस में बताया, सिमिलर जब आर ए की वैल्यू O1N से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर जब आर ए की वैल्यू O1N से बड़ी हो जाएगी, उस केस में गियर के केस में होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि के और एल की जो मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट है, के और एल क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट,
वो इस केस में n तक है, और L कहाँ तक जा सकता है, m तक जा सकता है। ठीक है, m कहाँ तक जा सकता है, m तक जा सकता है। ये तुम्हारा इंटरफेरेंस पॉइंट्स है, ये दोनों के दोनों इंटरफेरेंस पॉइंट्स है। ठीक है, तो याद रखना कि इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब भी किसी एक गियर का इन्वॉल्व प्रोफाइल दूसरे गियर के नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल के साथ कनेक्शन बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, अंडर कटिंग होती है, या ये कह लो इरोजन होता है। ठीक है, इरोजन होता है कि इन्वॉल्व प्रोफाइल जो है वो नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल के कुछ पोर्शन को इरोड करता है, उसको हम अंडरटेकिंग कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाता है कि इंटरफेरेंस बेसिकली है क्या। अब हमें ये पढ़ना है कि इंटरफेरेंस, चलो ठीक है इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन अब बेसिकली ये करना है कि ठीक है इंटरफेरेंस, ये ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से या कम्प्लीटली हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये मेथड पढ़ने हैं कि कौन कौन से मेथड हैं। मेथड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। तो सबसे पहला मेथड आता है कि अंडर कटिंग में क्या होता है कि जैसे ये क्या इस गियर के इन्वॉल्व पोर्शन, इसको नॉन इन्वॉल्व पोर्शन को टच करना है, तो हम क्या करेंगे, नॉन इन्वॉल्व पोर्शन पे, ये तुम्हारा बेस सर्कल है जो डॉट सर्कल से दिखाया गया, वहाँ पे हम अंडर कटिंग करेंगे। अंडर कटिंग से क्या हो गया, वो वहाँ से हम पहले से जो वो इन्वॉल्व प्रोफाइल मटेरियल को रिमूव करेगा वो हम इंटेंशनली पहले ही रिमूव कर देंगे। तो होगा क्या कि जो एक गियर का जो इन्वॉल्व प्रोफाइल, जो इसके नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल में कोई मैटिंग नहीं होगी, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एक ये दिक्कत आ जाती है कि स्ट्रेंथ ऑफ टूथ इज़ लेस एट द रूट। अब जैसे यहाँ पे अगर हम अंडर कटिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अंडर कटिंग करने की वजह से क्या होता है कि इस टीथ की जो स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इस पर भी तो एक तरह से फोर्स ही लगता है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये हमारी एक लिमिटेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ टूथ इज़ लेस एट द रूट। और इसी वजह से इस वजह से हम क्या करते हैं, ये हमेशा ये जो यूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ फॉर लो पावर ट्रांसमिशन, इसलिए हम इसको हाई पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि हाई पावर ट्रांसमिशन में टीथ पे जो फोर्सेस लगेंगे, जो इम्पैक्ट फोर्सेस लगेंगे या लोड जो उस पर लगेगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो टीथ की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से हम हाई लोड उस पर बियर नहीं करा सकते, वरना वो टूट जाएगा। डन बाय अंडर कटिंग जो होती है वो डन बाय कटिंग टूल। इंटरफेरेंस एलिमिनेटेड कम्प्लीटली। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि इंटरफेरेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, बट इसके साथ यही एक लिमिटेशंस है कि यहाँ पे टूथ की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, टूथ स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इस वजह से हम इसको हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए नहीं यूज़ करते हैं, वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लो पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये अंडर कटिंग ऑफ गियर्स। अब दूसरा आता है इंक्रीजिंग द प्रेशर एंगल। ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंगल। देखो प्रेशर एंगल कैसे इंक्रीज़ होगा, कैन बी इंक्रीज अप टू 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री। इंटरफेरेंस डिक्रीजेज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब ये क्या है, इंटरफेरेंस ऐसा कुछ है, ये तो बार से ये डिक्रीज़ करने से, सर्कल को हम डिक्रीज़ करेंगे तो इंटरफेरेंस तो डिक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन प्रेशर एंगल की हमारी लिमिटेशंस है बाय डिक्रीजिंग बेस सर्कल रेडियस। ठीक है, बेस सर्कल इससे पहले भी मैंने बताया था, यूज इन मीडियम टू हाई पावर ट्रांसमिशन। इंटरफेरेंस डिक्रीजेज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इंटरफेरेंस इसमें क्या होता है कि लिमिटेशंस, हमारे जो प्रेशर एंगल है, मैंने ये शुरू में इससे पहले भी बताया था कि प्रेशर एंगल को इंक्रीज़ करने का एक लिमिटेशंस है कि मतलब इससे हद तक, मतलब 20 या 24 डिग्री से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, इंक्रीज़ नहीं कर सकते। और इंक्रीज़ कैसे होगा, हम बेस सर्कल के रेडियस को डिक्रीज़ करें, तो ये हमारे साथ लिमिटेशंस है। इसलिए ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस डिक्रीजेज, कि सब इंटरफेरेंस डिक्रीज तो कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, कैन बी इंक्रीजेज अप टू 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री तक। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग बेस सर्कल रेडियस। ठीक, अब तीसरा आता है कि बाय स्टबिंग द टीथ। स्टबिंग का मतलब क्या है, स्टबिंग क्या है कि ये जो टीथ है ना, ये ऐसे जो टीथ बना है इसको ऊपर से काट दिया जाए। ठीक है, या ये कह लें इसका एडेंडम सर्कल के रेडियस को डिक्रीज़ कर दिया जाए। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा है एडेंडम सर्कल के रेडियस को जब हम डिक्रीजेंगे तो फाई रिमेंस कांस्टेंट। फाई पे कोई उसका फ़र्क पड़ेगा नहीं। फाई क्या होता है, एंगल ऑफ कॉमन टेंजेंट
और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एडेंडम डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक। एडेंडम सर्कल रेडियस डिक्रीजेज, एडेंडम डिक्रीज़ करेगा, एडेंडम सर्कल की रेडियस डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। एडेंडम सर्कल की रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडेंडम सर्कल की रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगी। इंटरफेरेंस डिक्रीज़ होगा। इंटरफेरेंस कैसे डिक्रीज़ होगा? अब देखो, दूसरे गियर का जो एडेंडम है वो जाके उसके नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल को टच कर रहा है, तो अगर हम एडेंडम को छोटा ही कर देते हैं, काट देते हैं, ऊपर से काट देते हैं, तो क्या होगा, वो जो उसका जो सबसे बाहरी पोर्शन होगा एडेंडम का, क्या वो उसके नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल को टच करेगा जो पहले करता था? नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा कि इंटरफेरेंस डिक्रीजेज। अब आती है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेज। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था? वहाँ पे देखो आर ए से स्क्वायर होता था, आर ए से स्टार्ट होता था या आर ए से स्टार्ट होता था। अगर हम किसी का भी एडेंडम को डिक्रीज़ करते हैं तो क्या पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं डिक्रीज़ करेगा? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज़ करेगा तो क्या आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं डिक्रीज़ करेगा? अपॉन कॉस फाई होता है, कॉस फाई की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी हमारा डिक्रीज़ करेगा। और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अगर डिक्रीज़ करेगा तो क्या हमारा कॉन्टैक्ट रेशियो वो भी तो डिक्रीज़ करेगा, हमारा कॉन्टैक्ट रेशियो भी डिक्रीज़ करेगा। तो ये हमारी यहाँ पे एक लिमिटेशंस बन जाती है कि कॉन्टैक्ट रेशियो, ये हमारी एक लिमिटेशंस है कि कॉन्टैक्ट रेशियो हमारा हमेशा मिनिमम जो भी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए कॉन्टैक्ट रेशियो की वैल्यू। तो ये हमारा एक लिमिटेशंस बन जाता है। इस वजह से ये भी हमारा, हम ये नहीं कह सकते कि स्टबिंग द हेड को स्टबिंग करने से, जो हेड होता है, टीथ का जो हेड होता है उसको स्टबिंग करने से हम इंटरफेरेंस को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा आता है तरीका कि हम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ कहने के लिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कैसे? देखो, ये तुम्हारा टीथ है, तो जैसे ही हम टीथ को इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज़ करेंगे, इफ़ नंबर ऑफ टीथ इंक्रीजेज एडेंडम डिक्रीजेज, वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज़ करेंगे तो एडेंडम डिक्रीज़ हो जाएगा। एडेंडम सर्कल रेडियस डिक्रीजेज, ठीक। इंटरफेरेंस डिक्रीजेज, ठीक। ये सारी चीज़ें इससे पहले वाले में भी था। फाई रिमेंस कांस्टेंट, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फाई रिमेंस कांस्टेंट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेज। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये भी डिक्रीज़ करेगा क्योंकि एडेंडम डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ठीक। सर्कुलर पिच डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करने से सेम इफेक्ट होगा कि एडेंडम हमारा डिक्रीज़ करेगा, एडेंडम रेडियस डिक्रीज़ करेगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट या पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज़ करेगा। लेकिन फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि ये देखो, पीसी क्या होता है, सर्कुलर कॉन्टैक्ट रेशियो क्या, पाई डी अपॉन टी, ठीक है। ये नीचे गए डिनोमिनेटर में होता है। अब ये अगर डिक्रीज़ करेगा तो पीसी क्या होगा, अरे ये इंक्रीज़ करेगा तो पीसी क्या होगा, पीसी इंक्रीज़ करेगा, पीसी भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इस केस में कॉन्टैक्ट रेशियो में क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो जब हम इस केस में निकालते हैं तो इसमें जो पीसी है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करता है। इस वजह से क्या होता है कि कॉन्टैक्ट रेशियो की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि सर्कुलर पिच डिक्रीजेज एट अ हायर रेट, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट रेशियो इंक्रीज़ कर जाती है। नो लिमिटेशन, बेस्ट मेथड। इस वजह से ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। इस वजह से हमारा ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आखिरी आता है बेस्ट मेथड माना जाता है। तो इस तरीके से हमने 4 इंटरफेरेंस को कंट्रोल करने के लिए, इंटरफेरेंस को कंट्रोल करने के लिए हमने 4 मेथड को पढ़ लिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है और कौन सा मेथड ऐसा है जो कम्प्लीटली, देखो ये जो भी है, ये चाहे चौथा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे दूसरा, ये पूरी तरीके से इंटरफेरेंस को एलिमिनेट नहीं करते, मतलब पूरी तरीके से इंटरफेरेंस को ख़त्म नहीं करते हैं। लेकिन जो पहला मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अंडर कटिंग करते हैं, वो क्या करता है, इंटरफेरेंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अंडर कटिंग जो है एलिमिनेटेड इंटरफेरेंस, ये पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। लेकिन जो दूसरा और तीसरा और चौथा मेथड है वो सिर्फ कुछ हद तक मिनिमाइज़ करता है, इंटरफेरेंस को मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख लो
वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है? ठीक है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? पिनियन अपॉन गियर। इसका ठीक उल्टा होता है टी जी अपॉन इज इक्वल टू होता है टी जी अपॉन टी पी। ठीक है, इसको हम कहते हैं गियर रेशियो, इसको गियर रेशियो कहते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है गियर रेशियो। गियर रेशियो की बात कर रहा हूँ, टी जी नंबर ऑफ गियर ऑन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन टी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसको हम गियर रेशियो कहते हैं और इसको जी से भी डिनोट किया जाता है, सिर्फ जी से। ठीक है, गियर रेशियो कहते हैं। ठीक, और ये होता है डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू जी, ये वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है, कभी कभी हम इसको डब्ल्यू जी अपॉन डब्ल्यू पी भी रोक सकते हैं। तो ये मत कहना कि ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन गियर रेशियो हमें हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू जी इज इक्वल टू टी जी अपॉन टी पी होता है। ये कैसे? देखो ये कैसे होगा, देखो कोई भी दो गियर, ठीक है, मैंने शुरू में जब टर्मिनोलॉजी में बता रहा था कि कोई भी दो गियर अगर एक दूसरे से मेट कर रहे हैं तो उनका मॉड्यूल कह लो। ठीक है, मॉड्यूल M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा D1 अपॉन T1 इक्वल टू D2 अपॉन T2। ठीक, तो या तो इसको हम ये लिख सकते हैं R1 अपॉन T1 इक्वल टू R2 अपॉन T2, यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, अरे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, वेलोसिटी सेम रहेगी। तो यहाँ से R1 R2 निकालेंगे तो R1 R2 तो T1 T2 निकल जाएगा। वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी वो सेम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो गियर रेशियो, गियर रेशियो क्या है? गियर रेशियो कैपिटल T गियर ऑन टीथ, अब नंबर ऑफ गियर ऑन गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आता है, अभी तक हमने गियर की बात की थी, अब हमें बात करनी है रैक की। ठीक है, अब हमें बात करनी है रैक की। रैक ठीक है, तो गियर रेशियो हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया। अब हमें क्या करना है? अभी तक हमने गियर के बारे में पढ़ा था, अब जैसे कि हमने एक रैक और पिनियन सिस्टम भी पढ़ा था, तो रैक क्या होता है हम उसके बारे में जानना है। ठीक है, रैक, रैक क्या है? गियर ऑफ इनफाइनाइट पिच सर्कल डायमीटर। इनफाइनाइट पिच सर्कल डायमीटर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, रैक को अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डिफाइन करते हैं तो रैक क्या है? गियर ऑफ इनफाइनाइट पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, ये देखो रैक है, ये इसका बेस सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इसका पिच सर्कल हो जाएगा, ये तुम्हारा एडेंडम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट पिच सर्कल डायमीटर, ये देखो इनफाइनाइट पिच सर्कल डायमीटर। तभी तो एक लाइन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के टर्म में? एक लाइन क्या है? सर्कल ऑफ इनफाइनाइट पिच इनफाइनाइट डायमेंशन। ठीक, उसके बाद हमारा आता है फ्रैक्शनल एडेंडम। क्या होता है? एडेंडम रिक्वायर्ड फॉर 1 mm, एडेंडम रिक्वायर्ड फॉर 1 mm टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है, 1 mm मॉड्यूल के लिए, 1 mm मॉड्यूल के लिए, एक मिनट, यहाँ 1 mm मॉड्यूल है, यहाँ पे ये चीज़ मॉड्यूल लिखा हुआ है। एडेंडम रिक्वायर्ड फॉर 1 mm मॉड्यूल टू अवॉइड इंटरफेरेंस। और टोटल एडेंडम कैसे निकलता है? जैसे 1 mm के लिए अगर एडेंडम हम AP पिनियन अगर है तो पिनियन के ये लिख दें, AP लिख दें, या AG लिख दें। गियर के लिए AR लिख दें। अगर रैक है तो टोटल एडेंडम क्या होगा? मॉड्यूल इंटू AP, ये तुम्हारा टोटल एडेंडम आ जाएगा A। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे। तो टोटल एडेंडम रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस M इंटू A। ठीक है,
इसको हम फ्रैक्शनल एडेंडम कहते हैं। फ्रैक्शनल एडेंडम क्या होता है? 1 mm मॉड्यूल के गियर के लिए अगर इंटरफेरेंस को हम अवॉइड करते हैं तो उसके लिए कितने एडेंडम की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको फ्रैक्शनल एडेंडम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये AP AG AR फ्रैक्शनल एडेंडम है और टोटल एडेंडम कितना हो जाएगा, इसी में मॉड्यूल को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मॉड्यूल कितना है तो हमें वो टोटल एडेंडम निकल जाएगा। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं। ठीक, AP AG AR, AP यानी कि फ्रैक्शनल एडेंडम फॉर पिनियन, फ्रैक्शनल एडेंडम फॉर गियर, ये पिनियन के लिए है, ये गियर के लिए है और ये तुम्हारा रैक के लिए है। ठीक, इसी तरह ये टोटल एडेंडम है। अब यहाँ देखो 2-3 तरीके के गियर सिस्टम होते हैं। एक तो पहला होता है इन्वॉल्व्ड गियर सिस्टम के फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड गियर सिस्टम। इसमें दो प्रेशर एंगल पे गियर होते हैं, एक तो 14.5 डिग्री पे, एक 20 डिग्री पे। एडेंडम इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू स्टैंडर्ड एडेंडम। यहाँ पे जो एडेंडम होता है इसका स्टैंडर्ड एडेंडम, मतलब कहने का मतलब ये है कि AP AG जो इसके फ्रैक्शनल एडेंडम है, AG और AR ये हमेशा इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड गियर सिस्टम होता है वहाँ पे AG, ठीक है, ये टोटल एडेंडम 1/1 मॉड्यूल, ठीक है, इनका टोटल एडेंडम 1 मॉड्यूल के बराबर होता है, जिससे कि इनका फ्रैक्शनल एडेंडम 1 आता है। ठीक है, तो इसका जो गियर आता है ये, बस एक चीज़ इसमें ये याद रखना कि फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड सिस्टम के लिए जिसमें 14.5 और 20 डिग्री इन्वॉल्व्ड प्रेशर एंगल होता है, उसके लिए AP AG और AR की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, हमेशा इक्वल टू 1 होती है फुल डेप्थ के लिए। जब हम स्टब की बात करते हैं, स्टब में क्या होता है कि जो टोटल एडेंडम होता है वो स्टैंडर्ड एडेंडम से हमेशा कम होता है, तो उस केस में क्या होता है कि AP AG AR की वैल्यू लेस देन 1 आती है। स्टब अभी इससे पहले पता है, स्टबिंग द हेड मतलब कटा हुआ, जो तीत है उसकी जो तीत है उसका ऊपर से हेड कटा हुआ है, यहाँ से ये कटा हुआ है स्टबिंग, तो उसके लिए क्या होता है, फ्रैक्शनल एडेंडम हमेशा ग्रेटर लेस देन 1 होता है तीनों के लिए। ठीक है, तुम्हारा फुल इन्वॉल्व्ड के लिए क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये याद रखना कि इसमें 20 डिग्री और 25 डिग्री तक जा सकते हैं, इसमें 14.5 तक और 20 डिग्री तक जा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट गियर जो माना जाता है वो 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्व्ड माना जाता है। लेसर इंटरफेरेंस स्टबिंग, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायरमेंट, कॉस्टलेस और स्ट्रॉन्ग ऑफ द टीथ भी होती है। ठीक है, ये 2 तरीके के फुल डेप्थ और स्टब्ड इन्वॉल्व्ड टीथ। ठीक है, तो देखो ये ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में ये बोल देगा कि सीधे अ फुल डेप्थ इन्वॉल्व्ड गियर इज़ इन्वॉल्व इन मैटिंग या जो भी है, तो उसमें तुम्हें ये याद रखना है अगर वहाँ पे कहीं भी फ्रैक्शनल एडेंडम की बात करता है तो AP की वैल्यू या AG की वैल्यू या AR की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होगी। और वही अगर स्टब इन्वॉल्व टीथ की बात करता है तो उसके 2 एंगल होंगे, 20 डिग्री या 25 डिग्री, तो उस केस में AP AG और AR की वैल्यू जो होगी हमेशा लेस देन 1 होगी। बस ये चीज़ याद रखना है कि फ्रैक्शनल एडेंडम स्टब टीथ के लिए लेस देन 1 होती है और फ्रैक्शनल एडेंडम इन्वॉल्व टीथ के लिए इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक, यहाँ तक हमारा ये हो जाता है। अब आगे हमें पढ़ना है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायरमेंट ऑन द पिनियन एंड गियर इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है, हमें ये निकालना है कि अगर हम क्या कहते हैं इंटरफेरेंस को अगर हम अवॉइड करते हैं तो मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो ये वाला फिगर देखो। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, बस हमारा ये जो है इसको देखो, ये इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, कॉस रूल लगाया है इसने, सीधी सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है।
आर ए स्क्वायर, आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर क्या है तुम्हारा ये, ठीक, पिच सर्कल से। आर ए क्या है, एडेंडम सर्कल रेडियस, आर क्या है, पिच सर्कल रेडियस, ठीक है। आर स्क्वायर साइन फाइव, आर स्क्वायर यहाँ से देखो, अब ये इसके पोर्शन की बात कर रहा है, ठीक। आर स्क्वायर साइन फाइव, आर स्क्वायर साइन फाइव माइनस 2r माइनस कॉस रूल, कोसाइन रूल के हिसाब से 2r इंटू कॉस, आर साइन फाइव इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर यहाँ से ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कॉमन ले लेंगे, आर अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2r अपॉन आर साइन स्क्वायर फाइव। और ये r अपॉन आर क्या होता है, जी। कैसे, देखो मैंने ये बताया था t अपॉन टी गेयर रेशियो, और कोई भी दो गेयर अगर एक दूसरे से मेट कर रहे हैं तो क्या होगा, उनका मॉड्यूल सेम होगा, m1 अपॉन m2, d1 अपॉन t1, d2 अपॉन t2, या ये सब कह सकते हैं कि r1 अपॉन r2, ठीक। तो जब ये r2 अपॉन r1 होगा तो ये t2 अपॉन t1 हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ये आ जाता है, ये पिनियन के केस में, ठीक है, पिनियन के केस में हमारा ये आता है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा रेडियस है, एडेंडम सर्कल का रेडियस है, ये याद रखना, ये रेडियस है एडेंडम सर्कल का, एडेंडम सर्कल रेडियस, ये तुम्हारा एडेंडम सर्कल का रेडियस है। यहाँ से अभी हमें तीत निकलना है, ठीक है, अभी देखा जाएगा आगे, ठीक है। अब ये देखो एडेंडम ऑफ पिनियन क्या होगा, आर ए माइनस ए आर, ठीक, एडेंडम ऑफ पिनियन ये हो गया, ठीक है। तो इसमें से माइनस आर कर देंगे, -1, यहाँ से आर कॉमन लिया है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर ए, ये क्या हो जाएगा, m इंटू ए पी। हमारा जो टोटल एडेंडम होता है, टोटल एडेंडम क्या होता है, अभी इससे पहले भी बताया था कि m इंटू फ्रैक्शनल एडेंडम, पिनियन की बात हो रही है, m इंटू ए पी, ठीक। तो ये यहाँ पे लिख दिया। फिर r को हम क्या लिखते हैं, m टी मीन अपॉन 2, कैसे, मॉड्यूल क्या है, d अपॉन या 2r अपॉन टी, तो m टी मीन अपॉन r अपॉन 2, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गई, ठीक। यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ए पी अपॉन टी मीन अपॉन 2, अब बचेगा सिर्फ ये पोर्शन, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, टी मीन इक्वल टू 2 ए पी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी ब्रैकेट में g प्लस 2, ठीक है। अब उसके बाद साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, ये है 2 AP अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी प्लस 2, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर 5, फिर इस यहाँ तक अंडर रूट है, उसके बाद ये -1 है, -1 जो है वो अंडर रूट में नहीं है, ये याद रखना, ये नॉट अंडर रूट में नहीं है ये, ठीक है। उसी तरह जब हम गियर के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे जो जी है ये 1/g में बस कन्वर्ट हो जाता है, और कोई फ़र्क नहीं आता इसमें, ये जो जी है ये 1/g में कन्वर्ट हो जाता है बस, और कोई सारी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए पी जो है वो AG में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम गियर के लिए कर रहे हैं, ये कैपिटल T हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है मिनिमम फॉर गियर और पिनियन के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है। ये हमारे गियर और पिनियन के लिए है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। अभी तक तो हमने गियर और गियर सिस्टम की बात की थी, गियर और पिनियन की बात की थी, रैक और पिनियन की बात हो रही है। अब देखो ये हमारा रैक है,
ठीक है, ये हमारा रैक है, इसका ये सेंटर है, कहीं इनफाइनाइट होगा कहीं भी होगा, ठीक है। और ये हमारा गियर है, गियर्स का ये बेस सर्कल है, ये उसका पिच सर्कल है और ये उसका पिच सर्कल है, ठीक है। ये पिनियन की बात हो रही है, ये पिनियन के लिए, ठीक। अब ये बताओ, ये तुम्हारा रैक है ना, रैक का ये क्या है, ये पिच सर्कल और ये इसका एडेंडम सर्कल, ये इसके बीच का जो रेडियल डिस्टेंस होता है, अब इसके रेडियस तो इनफाइनाइट पे है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यही तुम्हारा एडेंडम होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ कि ये हमें पता है कि इस गियर के लिए ये क्या है, आर, ठीक, ये आर है, ठीक, ये तुम्हारा आर है। और ये हमें पता है ये एंगल है, क्योंकि ये इन दोनों का, ये इसका पिच सर्कल है, ये इसका पिच सर्कल है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। ये फाई और ये फाई इक्वल है, ठीक। ये एंगल हमें पता है, ठीक, ये एंगल हमें पता है, तो हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन फाई, ये क्या है, आर साइन फाई, ठीक। तो साइन फाई, यहाँ पे साइन फाई देखो, साइन फाई अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, एडेंडम ऑफ रैक अपॉन आर साइन फाई, ठीक है। एडेंडम ऑफ रैक साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई क्या हो जाएगा, एडेंडम ऑफ रैक अपॉन आर साइन फाई, आर क्या है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन, ठीक। फिर यहाँ से आर साइन फाई को अगर हम इधर भेज देते हैं तो आर साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, एडेंडम क्या आ जाता है, आर साइन फाई। ये हमेशा याद रखना क्योंकि आगे ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट तुम यूज़ कर सकते हो। अब इस एडेंडम को हम क्या ले सकते हैं, एम इंटू ए आर, फ्रैक्शनल एडेंडम ऑफ रैक इक्वल टू, और आर को हम क्या ले सकते हैं, एम इंटू टी मीन। टी मीन किस पे, पिनियन पे, ठीक है, टी मीन किस पे, पिनियन पे, ये याद रखना क्योंकि ये जो आर है यहाँ पे, ये जो पिच सर्कल रेडियस है, ये आर जो है वो पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन है, तो यहाँ पे टी मीन किसका आएगा, पिनियन का। एम इंटू टी मीन अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू एम इंटू ए आर, ठीक है। फिर यहाँ से हम एडेंडम सर्कल ऑफ, इससे क्या मिल जाएगा हमें, ए आर इक्वल टू टी मीन अपॉन 2 इंटू साइन फाई। तो हमें ये क्या मिल गया कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन रैक पिनियन अरेंजमेंट, टी मीन इक्वल टू 2 ए आर अपॉन साइन स्क्वायर फाई। तो इसमें याद रखना कि इससे पहले जो भी हमने रैक और पिनियन मतलब पिनियन और गियर वाला सिस्टम पढ़ा था, उसमें जो टी मीन के साथ जो फ्रैक्शनल एडेंडम, अगर हम गियर का यूज़ करें तो फ्रैक्शनल एडेंडम भी गियर का ही होता था। और उसी तरह जब पिनियन के बारे में, पिनियन का जब मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालते तो उसमें भी फ्रैक्शनल एडेंडम गियर का, पिनियन का ही होता था। जिसका हम टीथ निकाल रहे हैं उसका ही फ्रैक्शनल एडेंडम होता था। लेकिन इस केस में रैक और पिनियन अरेंजमेंट में हम नंबर ऑफ टीथ ऑन, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन निकालें, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन निकाल रहे हैं, रैक पिनियन ऑन पिनियन निकाला है। लेकिन जो फ्रैक्शनल एडेंडम फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है वो तुम्हारा रैक का है, ठीक है, वो तुम्हारा रैक का है। तो ये चीज़ इसमें कन्फ्यूजिंग है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि बाकी सब में तो सेम होता है। पिनियन का निकालना है तो पिनियन का फ्रैक्शनल एडेंडम होता है, गियर का निकालना है तो गियर का फ्रैक्शनल एडेंडम होता है, लेकिन इस केस में नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये कैसे है, ठीक है। और ये याद रखना कि किसी भी रैक के लिए जो फ्रैक्शनल एडेंडम होता है वो आर स्क्वायर, आर साइन स्क्वायर फाई होता है। आर क्या है, पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन, और साइन फाई तो जो है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ख़त्म हो जाता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके आगे जो भी पढ़ना है इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।